नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व संगठन मंत्री श्री कृष्ण मुरारी मोघे। मोघे साहब को भाजपा का कुशल रणनीतिकार माना जाता है। वैसे अधिकृत तौर पर तो उनके पास सिर्फ बदनावर विधानसभा चुनाव की उपचुनाव की जिम्मेदारी थी, लेकिन मोघे जी ने नजाकत समझते हुए मानधनता और नेपा नगर के साथ साथ सावेर पर भी ध्यान दिया। चुनाव की कुशल रणनीति बनाने में मोघे जी को माहिर माना जाता है। और जब वे मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने अविभाज्य मध्य प्रदेश की 320 विधानसभा सीटों के लिए कई बार चुनाव लड़ा और लड़वाया और भारतीय जनता पार्टी को फतेह दिलाकर 2 अवसरों पर सुंदरलाल जी पटवा की सरकार बनाई। ऐसे कुशल रणनीतिकार कृष्ण मुरारी मोघे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे 28 विधानसभा उपचुनावों के परिणामों की क्या संभावना है, भारतीय जनता पार्टी कहां मजबूत है, रणनीति में कहां चूक हुई है, कहां कमजोरियां रह गई हैं, और कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी वो कितने असरदार और असरकारी रहे हैं। और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 28 उपचुनाव शिवराज सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कमलनाथ जी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। मोघे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मोघे जी, आप बहुत पुराने चुनावबाज आदमी हैं। अगर मैं ये कहूं, आपने इतने सारे चुनाव लड़े और लड़ाए हैं कि शायद आपको भी याद नहीं होगा। बहुत पहले गुना में 1971 में माधवराव सिंधिया को आपने लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। आप उसके चुनाव संचालक थे। चुनाव संचालक नहीं था, मगर उस चुनाव को मैं उस समय जिला प्रचारक था, आरएसएस के जिला प्रचारक थे। और उसका सारा, क्योंकि वो पढ़ के बाहर से आए थे और वो उनका पहले ही चुनाव था लोकसभा का। भारतीय जनसंघ से लड़े थे वो। भारतीय जनसंघ से लड़े थे और बहुत अच्छे ढंग से वो चुनाव लड़ा गया और बहुत अच्छे वोटों से वो जीते थे। तब से लेकर आज तक बहुत चुनाव आपने लड़वाए हैं। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, 28 विधानसभाओं का उपचुनाव? देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला घटनाक्रम है कि सरकार बन गई है, और जो सरकार बन गई है उसको कायम रखने के लिए ये चुनाव है। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में ये परिस्थिति बनी, और इसलिए आगे सरकार शिवराज जी की रहे, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन ये चुनाव को कांग्रेस ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही रणनीतिक तरीके से गद्दार और टिकाऊ बिकाऊ इस मुद्दों पर लाकर केंद्रित कर दिया। क्या वो सफल हुआ रहे? देखिए, मालवांचल में तो इस मुद्दे का कहीं कोई असर नहीं दिखा। थोड़ा बहुत हमारे यहाँ सांवेर में उन्होंने प्रयत्न किया था, मगर जब हमने उसकी काट के रूप में बात रखी कि भाई पब्लिक से गद्दारी किसने की, और ये मुद्दा उनका कैंडिडेट भी प्रेमचंद गुड्डू थे जो भाजपा छोड़कर आए। नहीं, वो तो खैर छोड़ के आए तो उन्होंने भी पार्टी बदली, मगर जहाँ तक इस इशू के ऊपर जो 22 लोगों ने त्यागपत्र दिए, तो मैं समझता हूँ कि जो वचन पत्र था वास्तव में उसको जनता के बीच में पहुंचाने का काम सर्वाधिक ज्योतिरादित्य जी ने किया था, और लगातार लगभग 1 वर्ष तक वो इस चीज़ के पीछे पड़े रहे कि जो वचन पत्र है उसको देखना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि हमने जनता को जो आश्वासन दिया वो पूरे होना चाहिए। जब कमलनाथ जी से बात करते करते थक गए तो उन्होंने 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से समय मांगा, उनको समय नहीं मिला, और तब उनको मजबूरी में वापस कमलनाथ जी को कहना पड़ा कि भाई आप इस वचन पत्र को ऊपर बात करिए, अन्यथा मेरे को सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब मालूम नहीं क्या उनको था कि कमलनाथ जी ने कहा कि आप सड़क पर उतर जाइए। वो सड़क पर उतरे तो 22 लोग उनके साथ में सड़क पर उतरे, क्योंकि वास्तव में परेशान ये लोग भी थे और सरकार सड़क पर आ गई, क्योंकि परेशान ये भी थे। इन्होंने जनता के बीच में जाके उन बातों को रखा था और जनता इनके
प्राण खाती थी कि भाई आपने ये कहा था, क्या हुआ। अब उसमें बड़ा वर्ग था जो महिला स्व सहायता समूह थे, उनके कर्ज माफी की बात थी, नौजवानों को, युवाओं को जो है वो बेरोजगारी भत्ता देने की 4,000 रुपये महीने की बात थी, कर्ज माफी की बात थी। तो ये इतना बड़ा समूह था कि वो रोज इनके वो करता था, और इसलिए इन 22 लोगों ने भी त्यागपत्र दिया और ये घटनाक्रम घटित हुआ। तो अब इसमें तो विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार गद्दार कौन, पब्लिक को वचन देने के बाद में उसको भंग किसने किया। तो पब्लिक को आप ये बात गले उतार पाने में कामयाब रहे कि गद्दार हम नहीं, गद्दार तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए। बिल्कुल पूरी तौर से इसमें कायम वो रहे, और जो हर जगह मतदान हुआ है वो मतदान भी इस बात का परिचायक है कि लोगों के मन के अंदर आक्रोश था, और उस आक्रोश के कारण लोगों ने मतदान किया, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मतों से। नहीं, ये आक्रोश किसके खिलाफ था? भाजपा के खिलाफ, गद्दारों के नहीं। खिलाफ, ये जो विधायक आपके साथ आ गए उनके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ था। कैसे? कांग्रेस ने क्या किया? उसके खिलाफ क्यों आक्रोश होगा? कांग्रेस के खिलाफ इसलिए आक्रोश था कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र के अंदर वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, उसके कारण लोग परेशान नहीं, हुए। उनको तो मौका नहीं मिला, सिर्फ 15 महीने तो मिले। नहीं, 15 महीने में तो उन्होंने तो 10 दिन में ही कर्ज माफी की बात कही थी, और आज वो कुछ भी कहें मगर जो किसानों के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा था उन्होंने बजट में प्रावधान 6,000 करोड़ का किया, इसलिए उनकी नीयत नहीं थी करने की। तो आपको लग रहा है कि ये जो मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत है, मतलब 7-8 सीटें तो ऐसी जिसमें पिछली 2018 की तुलना में ज़्यादा वोटिंग हुआ, और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें बड़ी मात्रा में मतदान हुआ। अगर हम ग्वालियर की 3-4 सीटें छोड़ दें, दिमनी, ग्वालियर पूर्व से 3-4 सीट छोड़ दें, मेहगांव वगैरह, तो ये वोटिंग 75 पार है। ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत को आप किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी के पक्ष में है, शिवराज के समर्थन में। मैं अगर सीटवार बात आपसे करूं, चूंकि आपका जो गृह ग्राम है वो कुरवई है, कुरवई से लगा हुआ अशोकनगर है, मुंगावली है, गुना के आप जिला प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, गुना की सीट बमोरी है, सावेर आप बहुत वर्षों से आप इंदौर में सावेर को देख रहे हैं, बदनावर के आप प्रभारी थे, मैदानता और नेपानगर वहाँ बगल की सीट खरगोन के आप सांसद थे, वहाँ आना जाना है, और बुंदेलखंड से आपका संबंध है तो वहाँ बड़ा महलहरा है, सुर्खी है, और ग्वालियर मध्य भारत में भी आप प्रचारक रहे, मध्य भारत में आप और सभी लोग रहे। तो आपका चूंकि मध्य प्रदेश को अविभाज्य मध्य प्रदेश को भी आपने चुनाव लड़ाया है और संगठन मंत्री रहे हैं, तो ये जो 28 सीटें हैं इनकी अगर हम सीटवार बात करें तो आप भाजपा की स्थिति कहाँ पाते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक ग्वालियर संभाग के 16 सीटों का सवाल है जी, उसमें 9 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की क्लियर है। 3 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ ट्रेंगुलर फाइट होने के कारण आज मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, मगर वो क्लियर हुई तो हम 12-13 सीटें 16 में से जीतेंगे, अन्यथा 10 सीटें हमारी सुनिश्चित है। 10 सीटें कौन सी आप सुनिश्चित मान रहे हैं? नहीं, अब वो नाम बताना तो ठीक नहीं, क्योंकि वो जिसको नाम नहीं लेते तो वो कहते कि हमको आपने हारा मान लिया, मगर 9 से 10 सीटें हम वहाँ क्लियर है। मुझे लगता है मुरैना में और जोरा में और करेरा में ट्रेंगुलर फाइट है, या आप ट्रेंगुलर फाइट कहाँ का मान रहे हैं आप? ट्रेंगुलर फाइट पौरी में है, मुरैना में है, और अपने क्या नाम से एक और सीट, 3 सीटें हैं। जोरा में भी है। जोरा में वहां पर हाँ 3 सीटें हैं, सुखलाल कुशवाहा। हाँ, और मुरैना में जो है बसपा के राम प्रकाश राजौरिया। पौरी में रावत। पौरी में हरिवल्लभ है। हरिवल्लभ तो कांग्रेस से है, और रावत धाकड़ जो है, धाकड़ हमारा है जी, और एक कुशवाहा खड़ा हुआ है, उसके बीच में है। हाँ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अंबा में भी ट्रेंगुलर फाइट है, बसपा अंबा में भी अच्छा कर रही है। अंबा में बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है अंबा में, कोई दिक्कत, कमलेश जाटव जीत जाएंगे। हाँ, वो तो पिछली बार भी वहाँ पे शुक्रवार को टिकट दिए जिसका कोई समीकरण नहीं था। हाँ। अन्यथा हम पिछली बार भी उस सीट को जीतते। अब ग्वालियर में आप कह रहे हैं कि 10 सीटें तो आप जीत ही रहे हैं,
और अगर ये 3 आपकी क्लियर हो गई ये वाली, तो आपको 12-13 मिल जाएंगी, 12-13 सीटें मिलेंगी। और जबकि पूरा राजनीतिक प्रेक्षक ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी को बहुत घाटा होने जा रहा है, उनकी साख बहुत स्थिति को। ग्वालियर में हमारे अरविंद तिवारी जी भी गए थे, वरिष्ठ हमारे न्यूज़ हेड हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी गए थे, वो भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ खराब है। नहीं, अब ये तो अपना अपना आकलन है और उसको सिद्ध तो 10 तारीख का रिजल्ट करेगा, मगर मेरा आकलन है कि हम 9 से 10 सीटें वहाँ क्लियर कट जीत रहे हैं और 3 सीटों के ऊपर ट्रायंगुलर फाइट है, जिसके बारे में आज समीकरण, क्योंकि कौन कितना वोट ले जाता है, बराबरी की फाइट है, तो उसके कारण आज उसके ऊपर एकदम कहना संभव नहीं है। 9, 3, 12 और 4, मतलब कांग्रेस को आप 4 सीटें दे रहे हैं, या कांग्रेस 4 सीटों पे भारी है। अब मैं आपको लाता हूं बुंदेलखंड की 2 सीटों पर, सुर्खी और बड़ा मलेरा। यहाँ क्या आपका आकलन दोनों है? सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये हम मान लेते हैं कि 9 और 2 11 हो गई। अब मैं आपको लाता हूं मध्य भारत पे, तो वहाँ एक तो शहडोल है, मध्य भारत में विंध्य में है शहडोल, तो उसकी क्या स्थिति आपको लग रही है? नहीं, उसकी पूरी मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरी उधर चर्चा भी नहीं हुई और मैं क्योंकि इधर ही थी 2-3 सीटों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट था, इसलिए उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अनूपपुर की सीट है जी, इसलिए उसके बारे में कहना। बिसाऊलाल सिंह वहां से कई बार चुनाव जीते हैं, जो पहले मंत्री रहे हैं अभी भी। लेकिन वहां पे आपके पुराने मंत्री रामलाल रोतेल नाराज थे, रोतेल विधायक थे, वहां से मंत्री भी रहे राज्य पिछले बार में, वो नाराज थे। हाँ। वो सहयोग नहीं कर रहे थे बीजेपी को। नहीं, अब शुरुआत में रहती है बात और बाद में लग जाते हैं। सांची में क्या रहेगा आपका? सांची तो आपके बिल्कुल लगा हुआ है कोरवई से, जहाँ के आप रहने वाले हैं, और गौरीशंकर सेजवार, उनके लड़के मुदित सेजवार ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। उमा भारती 4-4 बार गई, उसके बाद सहयोग नहीं किया, आपने नोटिस भी दे दिया पार्टी ने। देखिए, ऐसा है कि जनता की मानसिकता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने की थी, शिवराज को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, और इसलिए छोटे मोटे अगर किसी ने कोई ये प्रयत्न भी किए तो मैं नहीं समझता कि उसको जनता स्वीकार करेगी या जनता के ऊपर उसका असर होगा, और इसलिए सांची सीट हम जीतेंगे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। हाँ। मध्य भारत के बाद मैं बात करूं आपसे मालवा निमाड़ की 7 सीटें, बदनावर के तो आप प्रभारी थे, तो बदनावर सीट को लेकर आपका क्या आकलन है? कितने हजार वोटों का आप लीड वहां समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो बाद में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार चेंज किया, पहले तो बहुत ही कमजोर उम्मीदवार था, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार चेंज करके वहां फाइट में आ गई कांग्रेस। नहीं, बाद में चेंज करने के बाद में भी कोई बहुत असर नहीं रहा, और उनको लगता था कि राजपूत कैंडिडेट है और उसके कारण हमको उसका लाभ मिलेगा, किंतु हमारा कैंडिडेट भी राजपूत था, और बदनावर में बहुत ऐसी जातिवादी कल्चर नहीं रहा चुनाव का। मगर अगर मान लो कि उनकी उसके ऊपर भी अपन माने तो कुल मिला के 25,000 के करीब राजपूत वोट है वहाँ पे, और जिसमें 3 प्रकार के राजपूत हैं, गुजराती है, राजस्थानी है और अपने यहाँ का है। अब इसमें 10,000 के करीब तो वोट ही है गुजराती राजपूत का, तो वो चुनाव की उसको प्रभावित करेगा परिणामों को, ऐसा मेरा नहीं लगता। और आपको एक बात आज मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ के उनके कैंडिडेट हैं उस कानवन से भी हम जीत रहे हैं, अच्छे से जीत रहे हैं, और इसलिए बदनावर की सीट हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछली बार भी काफी वोटों से राजवर्धन जीते थे। पिछली बार ट्रायंगुलर फाइट थी वहाँ, मगर इस बार डायरेक्ट फाइट होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छे वोटों से वहाँ से जीते। 40,000 के आसपास। वो संख्या तो नहीं बताता मैं, मगर बहुत सम्मानजनक सीट जीत होगी, और आप आश्चर्य न करें कि शायद अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से वो सीट जीते। रमेश मेंदोला कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से हम सावेर की सीट जीतेंगे, आप कह रहे हैं कि बदनावर की जीतेंगे। ये दो बड़े चुनाव संगठक, दो बड़े चुनाव लड़ाने वालों का आपसी मुकाबला है ये। बताएगी वो, मगर बहुत अच्छे सावेर को। आप सावेर में भी आए, सावेर की मैं बहुत सारे कार्यकर्ता। नहीं, सावेर का ट्रेंड बहुत अधिक हार जीत का नहीं है वोटों का, आप अगर उसका इतिहास देखें। एक बार जरूर प्रकाश सोनकर ने तुलसी सिलावट को कोई 17,000 से 13,000। हाँ, बाकी उसका ट्रेंड जो है वो 10 के आसपास ही रहता है, उसको क्रॉस करके इस बार जीतेंगे, ये बात है।
लेकिन सावेर जो आपका शहरी मतदाता आपका मतदाता माना जाता है, ये जो वार्ड लगे हुए थे 2 वार्ड, और इन 2 वार्डों में जो निपानिया लसोड़िया ये सब लगे हुए थे, और शहरी वार्डों की जो मल्टी बिल्डिंग्स है वहां पर पिछली बार की तुलना में वोटिंग कम हुआ है, महिलाओं का वोटिंग ज्यादा है, और गांव का वोटिंग जहाँ 81% है सावेर में, वहाँ शहर का वोटिंग जो है वो 67% है। नहीं देखिए, शहरी क्षेत्र के अंदर वैसे भी थोड़ा मतदान वो बहुत पाश कॉलोनी है, पिछली बार से भी कम हो गया। हाँ, और उपचुनाव में मगर वो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर दे। जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र ही वो करता है, और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान बहुत अच्छा। आपका काफी इंदौर के संभागीय संगठन मंत्री भी रहे आप, और यूं भी रहा, तो आपका सावेर में बहुत गांव-गांव में आपके पास लोग हैं, आपका एक फॉलोअरशिप है। आपको क्या लगता है सावेर? मैं जैसे शुरुआत में मांगलिया वाले सारे ट्रैक में गया था, तो इसमें मेरे को ध्यान में आया कि हम यहाँ 8 से 1000 के आसपास लीड लेंगे, और तब मेरे को लगता था कि जो सावेर वाला ये है, काफ़ी चर्चाएं चलती थी, और काफ़ी चर्चाएं चलती थी, तो ऐसा लगता था कि कहीं अपने को दिक्कत ना आए। मगर जब ये देखा कि यहाँ पे हम 8000 के, तो मैंने कहा सावेर में कितना भी बुरा हो जाए तो भी हम बराबरी पे आ जाएंगे, और बराबरी पे भी आएंगे तो ये हमारी लीड कायम रहेगी। किंतु जब मैंने सावेर का सारा दौरा किया तो ऐसा ध्यान में आया कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे गांव के गांव साथ में हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ट्रेंड है सावेर का, उससे ज़्यादा वोटों से इस बार सावेर की सीट तुलसी भाई जीतेंगे। निमाड़ को लेकर कहा जा रहा है कि मांधाता सीट भी आप हार रहे हो, नेपानगर भी आप हार रहे हो, मंजू दादू ने काम नहीं किया, वहां नरेंद्र सिंह तोमर ने काम नहीं किया, मांधाता में आपका उम्मीदवार बहुत कमजोर था पटेल, और वहां सुमित्रा कासेड़कर की भी बहुत विरोध था, ये दोनों सीट आप हार रहे हो। नहीं देखिए, मांधाता का चुनाव संघर्ष में है। जहाँ तक नरेंद्र ने काम नहीं किया ये बात सच नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ गया था, और नरेंद्र बराबर काम में लगा हुआ था। दूसरे वहाँ पे जो राठौर समाज के हमारे नेता हैं, संतोष राठौर, जो वहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, और काफ़ी प्रभाव उनका उस समाज के अंदर है, वो भी पूरी तौर से सक्रिय था। अब सवाल ये है कि मांधाता की सीट सामान्य, मगर 60,000-65,000 आदिवासी वोट है, और मैं बीच में जब गया था तो एक जनपद के अध्यक्ष जो आदिवासी है, और 3 सदस्य इनको भी लेके आया था, और उसके बाद बहुत आदिवासी वोट में उस क्षेत्र में फर्क आया है, और लगता है कि सीट हम निकाल लेंगे। जहाँ तक नेपा का सवाल है, तो नेपा की सीट क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वो भी एक इंदौरी नेता संचालन कर रहे थे वहाँ, गोपी कृष्ण नीमा नेपा नगर में। हाँ, संचालन तो वहाँ अर्चना जी भी थी, वहाँ के सांसद नंदू भाई भी थे, किंतु नंदू भाई को दोनों सीटें देखना थी, और इसलिए पूरे समय लगाने के लिए गोपी भाई भी थे। और ये तो प्रदेश ने रचना की थी कि हर जगह किसी न किसी वरिष्ठ को उन्होंने चुनाव प्रभारी करके नियुक्त किया था। उसी योजना में गोपी भाई नेपानगर में थे। आगर मालवा परंपरागत आरएसएस की सीट है, लेकिन चूंकि ऊंटवाल का बहुत विरोध रहा, फिर ऊंटवाल जी को मौका नहीं मिला, वो दिवंगत हो गए, उनके लड़के का कोई वहाँ संकल्प नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, कोई सक्रियता नहीं थी, और विपिन मानखेड़े हारने के बाद भी लगातार वहाँ सक्रिय थे, आगर मालवा में सक्रिय थे, और सरकार रही 15 महीने में, तो उनको सरकार ने विधायक जैसे ही ट्रीट किया, उनको विधायक की तरह उनका सम्मान मिला, और उन्होंने विधायक की तरह लोगों को काम करवाए। तो क्या संघ की बड़ी मजबूत सीट मानी जाती है आगर मालवा? हरिभाऊ जोशी और तमाम लोग लगे रहे, नारायण सिंह केसरी वहां से चुनाव जीतते रहे, क्या वो सीट इस बार आप बचा पाएंगे? हरिभाऊ जोशी तो पास की सीट सुसनेर से लगातार जीतते रहे वो वहाँ से, पर उनका असर वहाँ आगर मालवा में भी था, लगा ही हुआ है। जी जी। और आगर की सीट में कुछ सहानुभूति भी थी मनोहर के प्रति, और उसका लाभ उसके लड़के को मिलेगा। और मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस बार के चुनाव में लोगों ने कैंडिडेट को कम देखा है। या तो कमलनाथ की लहर चलेगी या शिवराज की चलेगी। शिवराज और ज्योतिरादित्य दोनों के नाम थे,
और लोग ये चाहते थे कि शिवराज जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जनता के लिए जो काम किए, वो काम सारे 15 महीने में बंद हो गए थे। विकास के कार्य बंद हो गए थे। 15 महीने में पंचायतों को कोई पैसा नहीं आया। जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो तो एक तरफ, और इसलिए पंचायतों के काम ठप हो गए थे। और इस परिस्थिति में शिवराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि कोरोना पीरियड में 23 मार्च को वो मुख्यमंत्री बने, तो पूरा कोरोना का पीरियड था, सारी आर्थिक तंगी थी, आर्थिक परेशानी थी, मगर इन योजनाओं को चालू करने के लिए उन्होंने 23,598 रुपया का प्रावधान किया। ये तमाम योजनाएं चालू हो गई। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद हो गई। तो लोगों ने ये मन बना लिया था कि हमको शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाए रखना है, और इसलिए शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और माननीय ज्योतिरादित्य जी ने जो लोगों के आश्वासन को पूरा जिस कांग्रेस ने नहीं किया, उसके खिलाफ जो झंडा उठाया, तो ज्योतिरादित्य के समर्थन में वोटिंग किया है। और इसलिए आप देखिए कि आश्चर्यकारक रिजल्ट आएंगे। आगर मालवा आपको पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दे रही है अभी भी? हाँ, और अगर हाटपिपलिया में मनोज का बड़ा मनोज चौधरी को, और जीतू पटवारी ने तो कसम खाई थी कि मैं मनोज चौधरी को 25,000 वोटों से हराऊंगा हाटपिपलिया में। नहीं, हाटपिपलिया भी संघर्ष की सीट है, और अब वो संघर्ष में क्या होता है वो आज कहना। वहाँ दीपक जोशी की क्या भूमिका रही? दीपक जोशी कैलाश जोशी के बेटे बाद में वो ठीक हो गए थे, लगे रहे। तेज सिंह सेंधव? नहीं, तेज सिंह सेंधव ने शुरुआत में कहा था, और बातचीत होने के बाद में ठीक रहे वो, नहीं तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। अब वो हमारे बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक भी रहे। जब जनसंघ बनी तब वो जनसंघ युवा मोर्चा है, जनसंघ का जो भी युवा जनसंघ होता था, नहीं, शुरुआत से काम करते रहे, उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे वो उसके। हाँ, और ये तो स्वाभाविक है कि जब बाहर के लोग आए तो कुछ समय तक उसकी बात रहती, किंतु वो बाद में सामंजस्य हो गया। कैलाश जोशी का बड़ा वहाँ प्रताप है। कैलाश जोशी का नाम की बड़ी पुण्याई है। हाटपिपलिया उनका गृह क्षेत्र है, और वहाँ उनका बेटा नाराज है, तो इसका कुछ तो असर होगा। नहीं, बाद में मैंने कहा ना कि दीपक लग गया था ठीक ठाक काम में, और इसलिए कोई वो नहीं है, किंतु वहाँ के समीकरण ऐसे हैं कि जिसके कारण मैंने कहा कि वो संघर्ष में है सीट। खाती वर्सेस ठाकुर। हाँ, वो कई चीजें। सुवासरा के बारे में आपका क्या आकलन है? वहाँ पे भी मंत्री हरदीप सिंह डंग है मंदसौर। हाँ, वहाँ पाटीदार जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, राकेश पाटीदार, वो जो पिछली बार आपके राधेश्याम पाटीदार जो भारतीय जनता पार्टी के हारे थे 350 वोट से, उनका बहन का लड़का है। नहीं, देखिए ऐसा है कि डंक बहुत सरल व्यक्ति है और बहुत मिलनसार है, और वो उनको इस चुनाव के अंदर एक धरोहर के रूप में लोग पसंद करेंगे। और सुवासरा ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट है, क्योंकि पहले वहाँ से जगजीत जी देवड़ा लगातार जीतते रहे, हमारी पास हमेशा वो अधिकतम रहे। हाँ, पर अभी 2 बार से आप हार रहे थे, और दोनों बार राधेश्याम पाटीदार ही चुनाव हारे। हाँ, तो इसलिए इस बार जो है वो डंक, चूंकि मंत्री है, मंत्री मिलेगा उस आधार के ऊपर। वैसे राधेश्याम के पिताजी नानालाल पाटीदार वहां से विधायक रहे। नानालाल जी 2-3 बार विधायक रहे, पटवा जी की सरकार में भी वो विधायक थे, और अभी वो सीट ठीक स्थिति। ये पूरी सीटों का मैंने आपसे एक सीट पर बात करी आपसे, पूरे 28 पे, लेकिन अगर आकलन अगर हम कहें, आपका अंदाज क्या है? आपका मैं भाजपाई अंदाज नहीं जानना चाहता, मैं आपका संघ का, जो आपका संघ का बैकग्राउंड है और संघ के आपके संपर्क हैं, संगठन मंत्री के तौर पे आपने काम किया है, आपका अंदाज क्या है, कितनी सीटें आपको आएंगी? नहीं, मैंने कहा ना कि 20 के आसपास सीटें हम जीत रहे हैं। 20 के आसपास, 18 या 20 या 22 नहीं, आसपास में तो ये हो जाएगा। जो ये भी करते हैं उनके उसमें भी उतना वेरिएशन आता है। 20 के आसपास हम सीट जीत रहे हैं, और 3 सीटें मैंने कहा कि जो ट्रेंगुलर फाइट के अंदर है वो अगर जीते तो हम 23 सीटें जीतेंगे। और आज सुनने वालों को लग सकता है कि ये अतिशयोक्ति है, मगर ये हकीकत है, क्योंकि लोग मन बना चुके हैं कि शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाए रखना है, और उनको देखते हुए लोगों ने मतदान किया है। बहुत धन्यवाद कृष्ण मुरारी मोघे साहब। ये मोघे साहब को आप सुन रहे थे, बहुत सधे हुए और आत्मविश्वास से भरपूर। उन्होंने कहा कि आज सुनने वालों को आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन हम 20 सीटें तो जीत ही रहे हैं।
3 सीटों के बारे में उनका कहना है कि ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, ऊंट किसी भी करवट बदल सकता है, बैठ सकता है। लेकिन इतनी बात सही है कि मोगे साहब एक एक सीट के बारे में जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं, उसके समीकरणों को जानते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की 320 सीटों पर चुनाव लड़वाए हैं, कई बार 230 सीटों पर चुनाव लड़वाए हैं। उन्हें हर सीट का मिजाज मालूम है, हर सीट का समीकरण मालूम है, हर सीट का परिणाम कब और कैसे बदलता है इसकी जानकारी है। अगर मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश के वे सबसे बड़े राजनीतिक पंडित हैं, चुनाव के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, अचरज मत कीजिएगा। ये जो हमारी आज की चर्चा है, इसकी हम समीक्षा करेंगे 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद, सबको नमस्कार।